हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्लिमेशन एंड एक्लिमेटाइजेशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो आज हम एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्ट्रेस क्या होता है, हमारे सेंस में अगर कहा जाए कि अगर हमें कोई भी बर्डन आता है, अगर हमारा एग्ज़ाम है और अगर हमने पढ़ाई नहीं की है इन सेंस, तो क्या होगा, उस टाइम पढ़ाई का स्ट्रेस होगा, एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है। बर्डन एक तरीके से एक बर्डन होती है, एक फोर्स होती है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस का इम्पैक्ट क्या होता है उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, द अकरेंस ऑफ अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज मॉइस्चर deficit access or high radiation, low and high temperature, salinity of water and soil nutrient deficiency or toxicity and pollution of atmosphere. Soil and water are likely to affect the crop growth in terms of morphology, plant size, architecture, malformation of plant organ, growth including height, volume, and weight, physiological and metabolic processes, and yield of crop plants. तो प्लांट के केस में क्या होता है, अनफेवरेबल जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जो मॉइस्चर हो गया, वाटर हो गया, फिर न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी और हाई और लो टेम्परेचर हैं, वो सब क्या करते हैं, प्लांट के मेटाबॉलिक प्रोसेस को, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को और मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे प्लांट के साइज़ को, हाइट को, वेट को एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी अफेक्ट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की, अगर आती है इनके इस एग्ज़ाम में, any environmental factor potentially unfavorable to plant is termed as stress. इसमें ये बात हो रही, कोई भी environmental फैक्टर है जो कि अनफेवरेबल है प्लांट के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। द इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन प्लांट कंडीशन इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब प्लांट पे इस स्ट्रेस का कितना इम्पैक्ट हुआ है उसको कहते हैं स्ट्रेन। ठीक है, तो इसमें न्यूटन्स के लॉ की बात होती है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ जैसे था कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसमें ये बात की गई थी कि जितना एक्शन होगा उसका रिएक्शन भी उतना होगा। तो ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। इसमें ये कहा जाता है कि जो स्ट्रेस है, ठीक है, एज अ एक्शन की तरह काम करता है, और जब एक्शन होगा तो ऑब्वियसली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे कोई एनिमल हो, वो रिस्पॉन्स करेगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये क्या था, जो स्ट्रेन है उसको रिएक्शन माना गया है। ठीक है, तो जो स्ट्रेन होता है वो इम्पैक्ट होता है जब प्लांट पे स्ट्रेस डाला जाता है, तो स्ट्रेन ज़रूर होगा, बिकॉज जो एक्शन है उसका रिएक्शन ज़रूर होता है। तो इसलिए यहाँ पे न्यूटन्स के लॉ पे इसको बेस्ड माना जाता है कि स्ट्रेस इज़ द एक्शन एंड वेयर इज़ द स्ट्रेन इज़ द रिएक्शन। A body of a plant subjected to stress in a state of strain. Strain may be elastic or plastic stress. इलास्टिक भी हो सकता है इम्पैक्ट, और प्लास्टिक भी हो सकता है। आपने इलास्टिक चीज़ें देखी है, जो रबर वाली चीज़ें होती हैं, जो पुल करने पे बढ़ जाती है उनकी लेंथ, और उसको फिर छोड़ देने पे वो क्या होते हैं, अपने सेम साइज़ में आ जाते हैं। तो सेम यही है, इलास्टिक का मतलब होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब कोई चीज़ आपने उसको चेंज किया, फिर उसको वो जो बर्डन लगाया था वो हटा दिया, तो वो पहले वाली कंडीशन में आ जाती है, तो उसको इलास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक का मतलब है इरिवर्सिबल, जो चेंज ना होती हो। ठीक है, तो स्ट्रेन दो टाइप का होता है। इलास्टिक स्ट्रेन्स अप टू अ पॉइंट अ स्ट्रेन मे बी कम्प्लीटली रिवर्सिबल एंड व्हेन द स्ट्रेस इज रिलीव द प्लांट बिकम्स नॉर्मल। इसमें क्या होता है, कोई भी स्ट्रेस अगर है प्लांट पे, उसको रिमूव कर दिया जाएगा तो प्लांट नॉर्मल हो जाएगा। और प्लास्टिक स्ट्रेन क्या होता है, बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन द स्ट्रेन में बी पार्सली रिवर्सिबल और पार्सली इरिवर्सिबल, विच इज़ कॉल्ड प्लास्टिक स्ट्रेन और परमानेंट सेट। इसमें क्या होता है कि जो रिमूवल ऑफ
स्ट्रेस होता है, आफ्टर रिमूवल ऑफ स्ट्रेस, जो प्लांट होता है वो स्टिल सफ़र करता है, मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता है, इसलिए इसको रिवर्सिबल कहते हैं प्लास्टिक को। जो बायोलॉजिकल स्ट्रेस स्ट्रेन है वो क्या होता है, तो बायोलॉजिकल स्ट्रेसेस डिफर फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेसेस। द प्लांट्स आर एबल टू इरेक्ट बैरियर्स बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस by expending energy. Biological stresses always cause certain amount of injury which is reversible and is a plastic strain. जो बायोलॉजिकल स्ट्रेन होता है जो इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, और जिसकी वजह से प्लांट में जो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है कि इंजरी हो जाती है, डैमेज हो जाता है, तो इसको ही प्लास्टिक स्ट्रेन कहते हैं। And hence a biological stress is defined as any environmental factor which factor capable of inducing a potentially injurious strains in living organisms। तो जो बायोलॉजिकल स्ट्रेस है ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर होता है जो कि क्या करता है, प्लांट की पोटेंशियल को रिड्यूस कर सकता है, उसमें कोई इंजरी कर सकता है, उसका इम्पेक्ट ज़रूर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, तो इसको ही कहते हैं प्लास्टिक स्ट्रेन या बायोलॉजिकल स्ट्रेंस। द लिविंग ऑर्गेनिज्म में सो फिजिकल स्ट्रेन, उसमें कोई फिजिकल इम्पैक्ट भी होता है लाइक सेसेशन ऑफ साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग, और केमिकल स्ट्रेंस भी हो सकता है लाइक शिफ्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। इफ द स्ट्रेन इज सीवियर द ऑर्गेनिज्म में सफ़र परमानेंट सेट इंजरी और डेथ हो सकता है अगर स्ट्रेन बहुत डेंजरस है। ठीक है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस क्या होता है, ये प्लांट में रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्स जो होता है उसको स्ट्रेस रेजिस्टेंस कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू सर्वाइव अंडर एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन इज टर्म एज ए स्ट्रेस रेजिस्टेंस, यानी कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन आ गई है तो प्लांट इसमें सर्वाइव कर देता है, अडॉप्ट कर लेता है या एक्यूमुलेट कर लेता है, तो इस कंडीशन को स्ट्रेस रेजिस्टेंस कहते हैं। द स्ट्रेस रेजिस्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इज टू मेन टाइप्स, ये भी टू टाइप्स का होता है, इलास्टिक रेजिस्टेंस और प्लास्टिक रेजिस्टेंस। इलास्टिक रेजिस्टेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू प्रिवेंट रिवर्सिबल और इलास्टिक स्ट्रेस, फिजिकल और केमिकल चेंज व्हेन एक्सपोज्ड टू स्पेसिफिक स्ट्रेस। प्लास्टिक स्ट्रेस क्या होता है, प्लास्टिक रेजिस्टेंस क्या होता है, प्लास्टिक रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल और प्लास्टिक स्ट्रेंस। The term resistance to environmental stress has been used for plastic resistance, and elastic resistance is not clearly recognized because इसमें रिवर्सिबल होता है, जो चेंज होता है वो परमानेंट नहीं होता है, लेकिन प्लास्टिक में क्या होता है परमानेंट चेंज होती है, तो बेसिकली क्या होगा इसमें एडॉप्टेशन का भी कंडीशन आएगा और एक्लिमेशन का भी कंडीशन आएगा, तो जो हम एक्लिमेशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कोई चेंज हो रहा है ना, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होती है तो वो होता है प्लास्टिक रेजिस्टेंस में। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की बात करें तो ये टू टाइप का होता है, अबायोटिक हो सकता है, बायोटिक, इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों आ सकते हैं। बायोटिक में आपके लिविंग चीज़ें आती हैं जैसे कि फंगस हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, हर्बीवोर्स हो गए, पेस्ट हो गया, इंसेक्ट वगैरह इसमें आते हैं जो कि प्लांट एज ए स्ट्रेस की तरह काम करते हैं, जो प्लांट के ग्रोथ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को अफेक्ट करते हैं। अबायोटिक में आपके नॉन लिविंग आते हैं जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, रेडिएशन, केमिकल, विंड, साउंड, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा। तो इसमें हम टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ेंगे, वाटर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर स्ट्रेस दो टाइप का होता है, लो टेम्परेचर स्ट्रेस और हाई टेम्परेचर स्ट्रेस। लो टेम्परेचर पे कोल्ड की कंडीशन होती है और हाई टेम्परेचर पे हीट की कंडीशन होती है, और कोल्ड टेम्परेचर भी फर्दर डिवाइड होता है चिलिंग एंड फ्रीजिंग स्ट्रेस में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वाटर की वजह से क्या होगा, वाटर की एक्सेस भी होगी तो फ्लड होता है, बाढ़ आ जाती है, और डेफिसिट कमी होती है तो ड्रॉट की कंडीशन आएगी जो कि प्लांट के लिए एज ए स्ट्रेस की तरह काम करता है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेम्परेचर स्ट्रेस। जो अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर स्टेट हाई टेम्परेचर स्ट्रेस भी हो सकता है, लो टेम्परेचर स्ट्रेस भी हो सकता है। हाई टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है, ऑल्सो नोन एज हीट स्ट्रेस, वेयर प्लांट आर अनेबल टू सर्वाइव अबव 45 डिग्री सेल्सियस, ऑल्दो पोलन ग्रेन्स कैन सर्वाइव अप टू 120 डिग्री सेल्सियस एंड ड्राई सीड्स कैन सर्वाइव अप टू 70 डिग्री सेल्सियस। इफेक्ट क्या होता है हाई टेम्परेचर स्ट्रेस का कि during high temperature membranes stability reduces due to excess fluidicity of lipid in the membrane,
हाई टेम्परेचर की वजह से जो लिपिड की फ्लूइडिसिटी होती है मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसमें क्या होता है, इसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है मेम्ब्रेन की। दस देयर इज़ अ डिसरप्शन ऑफ मेम्ब्रेन एंड सेल कंपार्टमेंट। तो जो मेम्ब्रेन होता है वो डिसरप्ट हो जाता है और सेल कंपार्टमेंट में भी क्या होता है, डैमेज हो जाता है। बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन और इनहिबिटेड एट हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी क्या होती है, इनहिबिट हो जाती है। लो टेम्परेचर स्ट्रेस की बात करें तो ये भी चिलिंग होता है इसमें और फ्रीजिंग होता है। चिलिंग क्या होता है, व्हेन द टेम्परेचर इज लो फॉर नॉर्मल ग्रोथ बट नॉट लो इनफ फॉर आइस फॉर्मेशन। तो ये आपकी चिलिंग हो जाती है, आइस फॉर्मेशन नहीं हो पाता। और अगर हम बात करें इफ़ेक्ट क्या होता है चिलिंग का, तो स्लो ग्रोथ हो जाती है प्लांट में, डिस्कलरेशन होता है और टिश्यूज, लेस मेम्ब्रेन फंक्शन हो जाता है, डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। फ्रीजिंग क्या होता है, व्हेन द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड इफेक्टिव होता है श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल एंड चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। चलिए नेक्स्ट क्या है, जीरो स्ट्रेस क्या होता है। दिस इज द लेवल ऑफ एक्सपोजर ऑफ प्लांट टू इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट लीड टू नीदर इंजरी और नॉट रिडक्शन इन द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप। तो इसमें कोई भी डैमेज या फिर कोई रिडक्शन नहीं होता ग्रोथ में, स्ट्रेस में, ठीक है। वाटर स्ट्रेस क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम टेम्परेचर स्ट्रेस और वाटर स्ट्रेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू द प्लांट डिपेंड ऑन द periodicity, degree of rainfall, soil, water status, water slope, etc. Water stress may be occur either due to water shortage or due to excess of water. तो वाटर स्ट्रेस क्या होता है, ये तब होता है जब देयर इज शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ वाटर होता है, तब होता है, ज़्यादा होता है और कम होता है। जो फार्मर होते हैं इंडिया में मोस्ट कॉमन होते हैं, एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है यहाँ पे खेती, और सेमी एरिड रीजन्स में जो कंडीशन क्या होती है, जब ड्रॉट होता है यानी लैकिंग ऑफ वाटर या फिर शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है तो ड्रॉट की कंडीशन आती है। वाइल द जो जहाँ पे ज़्यादा वाटर होता है वहाँ पे फ्लड की कंडीशन होती है, बाढ़ की कंडीशन आ जाती है। और वाटर लॉगिंग से क्या होता है कि जो रूट्स में जो इनसफिशेंसी हो जाती है ऑक्सीजन की। ड्रॉट क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अ डिफिशियंसी और डेथ ऑफ वाटर सीवियर इनफ टू चेक द प्लांट ग्रोथ। तो बेसिकली ड्रॉट की कंडीशन प्लांट ग्रोथ के लिए भी इनहिबिट कर देता प्लांट ग्रोथ को। फ्लड की कंडीशन रूट्स में क्या होती है कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन इनसफिशियंसी हो जाता है, तो ये कंडीशन होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है, वाटर स्ट्रेस क्या होता है एंड जीरो स्ट्रेस क्या होता है। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। एंड और प्लेलिस्ट में भी आप MSc बायोलॉजी BSc का नोट्स आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू।